अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। आप सबको पता है कि आपके पेपर करीब आ रहे हैं और पहला पेपर बॉटनी का है। बॉटनी के लिहाज से हमने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप जाके सर अली असगर वाला तो ज़रूर देखिएगा और मॉडल पेपर के बॉटनी के जो शॉर्ट्स हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने अपने यूट्यूब पेज पर डाले भी थे, एक वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम उन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 3 का वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो आपने इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का डिफाइन करना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिस भी नाम से वो दें। ठीक है, तो मैंने ये रफ सा ही लिखा है, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा एटलीस्ट कि आपने कैसा लिखना है, राइट। तो पहली जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, वो भी मैं कट मार्कर से नहीं डाल पाई, लेकिन खैर जो है उसे आप कबूल करो। ठीक है, तो पहली हेडिंग आपसे फर्स्ट करें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से पूछते हैं। तो पहली मेन हेडिंग आपने अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसकी डालनी है। इतनी बात समझ में आई? सॉरी, द पेन वॉजंट वर्किंग। तो पहली हेडिंग आपने जो भी नाम से पूछ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, उसकी हेडिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 लाइनों में इसे डिफाइन किया, जैसे मैंने किया है कि आउटर बाउंड्री है सेल की, ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। साथ साथ ही याद कर लो वीडियो के। ठीक है, और इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर वो पूछें यूनिट मेम्ब्रेन करके, तो फिर आप यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन लिखोगे और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दोगे। समझ आई ना कैसे करना है? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये एक डेफिनेशन वाली लाइन हो गई। अब आपने क्या करना है, कंपोजिशन उसका डिफाइन करना है। तो आपने हेडिंग डाली दूसरी, कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है किस चीज़ का कंपोज हुआ होता है? बाइलेयर का। कौन किसकी बाइलेयर होती है, यानी कि किसकी 2 लेयर्स होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, और इनमें इंटरस्पर्स्ड होते हैं प्रोटीन। इन 2 लेयर्स में प्रोटीन्स इंटरस्पर्स्ड होते हैं, राइट। जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो 2 पैरेलल लेयर्स में हैं, और 50% लिपिड है और 50% प्रोटीन है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन की भी पैराग्राफ हो गया। अब हमने क्या डिफाइन करना है? इसका स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन करना है, एंड दिस इज योर मेन कंसर्न फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अच्छा जी, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक है सैंडविच मॉडल एंड द सेकंड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो पहले हम सैंडविच मॉडल को डिफाइन करेंगे और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल क्या कहता है? नाम से पता चल रहा है सैंडविच कैसा होता है। सैंडविच यही होता है ना, आपके पास के दो ब्रेड के पीस के बीच में एक चिकन पीस या कुछ भी होता है। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की बाइलेयर की, एक बाइलेयर ये, एक बाइलेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये। बाय मतलब होता है दो लेयर। सैंडविच है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की भी 2 लेयर्स हैं, सही है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने जब देखा सेल को, तो हमें पता चला कि सैंडविच मॉडल नहीं होता। ठीक है, तो फिर कौन सा मॉडल सही से फॉलो होता है? वो मॉडल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए है, उसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी पहले। अच्छा, ये ब्लू से डाल रहे हो ना, तो ये ब्लैक से डालना। ठीक है, इंट्रोडक्शन और मॉडल दोनों की हेडिंग ब्लैक से डालोगे आप। इंट्रोडक्शन की हेडिंग 1972 में सिंगर और निकोलसन, अभी नाम याद कर लो, एमसीक्यूज में आएगा। सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया था, और ये मॉडल क्या कहता है कि लिपिड की जो बाइलेयर है वो कोर है मेम्ब्रेन की। ठीक है, कोर से मैं क्या बताऊँ, बेस है मेम्ब्रेन की, बेसिस है मेम्ब्रेन की। ठीक है, उसके अलावा लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपने क्या बताना है कि जो प्रोटीन्स हैं, अभी हमने लिपिड की बात कर ली, अब हम प्रोटीन्स की बात करें। जो प्रोटीन्स हैं वो बाइलेयर में इस तरह प्रेजेंट है जैसे समंदर में आइसबर्ग्स होते हैं। पूरे बहुत बड़े समंदर में आइसबर्ग्स गिरे हुए होते हैं ना। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो यू कैन सर्च ऑन गूगल के आइसबर्ग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन भी इस तरह से लिपिड में मौजूद है जैसे आइसबर्ग समंदर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो 2 तरह के हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। समझ आई? पहले आपने इंटीग्रल की हेडिंग डालनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो भाई इसी तरह से डिफाइन करना होता है। इंटीग्रल प्रोटीन को मैं बता चुकी हूँ, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो है लिपिड की बाई लेयर में, इन लिपिड की फर्ज करें ये एक लेयर है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ घुसे हुए होते हैं, और ये एक पूरी की जो लिपिड की बाई लेयर है ना उसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक ऐसा चैनल प्रोवाइड करते हैं जिससे मटेरियल अंदर बाहर पास कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उनको हम लोग एक और नाम देते हैं, वो नाम है ज़ाहिर है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। इतनी बात समझ में आई? दे आर एंटायरली आउटसाइड लिपिड बाइलेयर। लिपिड की जो बाइलेयर है ना हमारे पास, उसके बिल्कुल बाहर होते हैं, यानी कि ये ऊपर लगे हुए होते हैं, लूज एसोसिएशन में होते हैं मेम्ब्रेन के साथ। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स का भी हो गया डिफाइन। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। क्या बात की हमने कि जो लिपिड है वो फ्लूइड शेप में है, और जो प्रोटीन्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, तो ये और बाइलेयर है लिपिड की, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन गया। ठीक है, मोज़ेक टाइप की अपीयरेंस सारी होती है इसमें। अच्छा, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो लंबी करने के लिए हम लोग फंक्शंस पे लिख देंगे थोड़े से। फंक्शन की भी हेडिंग आएगी।
ठीक है, कि ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म को। भाई मेम्ब्रेन है ना, तो अंदर साइटोप्लाज्म है, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा ये फ्लो ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि अंदर किसने जाना है, बाहर किसने आना है। उसके बाद ये जो लिपिड की बाइलेयर है, ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है फ्लूइडिटी को। फ्लूइडिटी मतलब क्या होती है कि कितना इसने फ्लूइड बहना है और किस टेम्परेचर में इसने सही हो जाना है। उसके अलावा इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन। ये हमने अभी अभी बात की कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ अंदर आ सकते हैं लिपिड की मेम्ब्रेन के साथ। उसके अलावा आपने, क्योंकि सवाल में मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायग्राम के साथ डिफाइन करना है, तो आपके डायग्राम इसमें पेज नंबर 49 पर है, ये डायग्राम है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करना बना दो रफली। आप क्या करना कि एक मेम्ब्रेन बना दो, उस पर थोड़ी सी प्रोटीन्स बना दो और प्रोटीन्स की सही से वो कर देना, लेबलिंग कर देना। बाइलेयर इस तरह से बन के ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से बनाओ, लेकिन एटलीस्ट ट्राई, वरना आसान मॉडल्स भी यू कैन फाइंड देम ऑन गूगल ईजिली। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एंड न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। हो सकता है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का दे दें, हो सकता है वो सिर्फ न्यूक्लियस का दे दें, या हो सकता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों का दे दें, या हो सकता है कि वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का शॉर्ट में दे दें। मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ गोइंग टू अपीयर। अब कहाँ अपीयर होना है, कैसे अपीयर होना है, वी डोंट हैव एन आइडिया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने किसी से लिखवाया है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, राइटिंग की प्रॉब्लम ना हो आपको। सवाल है कि आपने फंक्शन और स्ट्रक्चर बताना है माइटोकॉन्ड्रिया का और डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग डालकर उसके पॉइंट्स लिख दिए। पॉइंट्स अब मैं पॉइंट्स में लिखना, मैंने पॉइंट में लिखा है, और वरना आप जो है ना इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसको कॉन्डियोसोम भी कहते हैं प्लांट्स में। ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसकी बीन शेप होती है, ये कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है लिविंग सेल के अंदर, मतलब मोशन करता रहता है, मूव करता रहता है। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। ये सारे एमसीक्यूज के भी पॉइंट्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन के भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने रिफाइन करने के बाद आपने ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को इसके डिफाइन करना होगा। स्ट्रक्चर की हेडिंग डाली, माइटोकॉन्ड्रिया इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो आप पहले आउटर को डिफाइन करेंगे, ये रहा आउटर, और फिर इनर को डिफाइन करेंगे। ठीक हो गई। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, यानी कि उस पर कोई मतलब स्मूथ है ऐसे मुराद के, इट्स नॉट रफ, और ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ जाती है। स्मूथ का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसके ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं। वो पोर्स बने होते हैं एक प्रोटीन के, जिन प्रोटीन को हम कहते हैं पोरिन प्रोटीन। ठीक है, इन पोर्स की वजह से मटीरियल अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, यानी कि किसी भी चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, तो किसी भी चीज़ को अंदर आने देगी। तो ये उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन भी लगी हुई होती है। याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ओ पोरेन प्रोटीन के पोर्स होते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो इनवर्डली फोल्डेड होती है, यानी कि थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड हुई भी होती है। और ये जो फोल्डिंग्स है ना वो इनकम्प्लीट होती हैं, यानी कि पूरी पूरी नहीं हुई होती। ठीक है, और ये इरेगुलर होती हैं, और इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। क्रिस्टाई की डेफिनेशन भी शॉर्ट में आ सकती है। ये इस एक लॉन्ग क्वेश्चन से हज़ारों शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रिस्टाई का मतलब मकसद क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि जब ज़्यादा जगह घेरेंगे यूँ करके। ठीक है, इस क्रिस्टाई के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एरिया में सर्व करते हैं। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। नहीं देखी आपने वीडियो तो यू कैन गो एंड सी। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स भी मौजूद होता है, यानी कि ये आउटर मेम्ब्रेन है जो परमिएबल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक तो ये अंदरली इनवर्डली फोल्डेड है, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मैट्रिक्स का। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी सेमी ऑटोनमस एग्जिस्टेंस है सेल के अंदर। उसके अलावा इनका अपना डीएनए है, अपना आरएनए, अपना राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम कौन सा 70S वाला, और पूरा ओन जेनेटिक सिस्टम है। ये तुम स्ट्रक्चर में लिखोगे सब कुछ। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, और ये इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली सेल डिवाइड करे ना करे, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसकी डायग्राम कौन सी बनानी है, लेट मी टेल यू। आपकी बुक में पेज नंबर 58 पर आई फाउंड अ डायग्राम। मुझे ये समझ नहीं आया कि इतनी बुक में मुश्किल क्यों दी हुई है। खैर, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, आपको वहाँ पे बहुत सारी अच्छी डायग्राम मिल जाएंगी। अगर आप नहीं फाइंड करवा रहे तो लेट मी नो, मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी सी डायग्राम है जिसको आपने अच्छे से करके, एटलीस्ट इस तरह नहीं बना सकते तो थोड़ा बहुत इस तरह करके ज़रूर याद करना है। ठीक है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पेज है 58। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताना है। ओके जी, तो सवाल है स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है न्यूक्लियस का एक लेबल डायग्राम के साथ। तो पहले हमने न्यूक्लियस की हेडिंग डाली, वही जो काम हम करते आ रहे हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था,
रॉबर्ट ब्राउन नामी एक साइंटिस्ट ने किया था, 1831 में किया था। और ये बहुत प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। सेल के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज सेल की कंट्रोल करता है और ये स्फेरिकल होता है शेप में यूजुअली, ठीक है, नॉट ऑलवेज, यूजुअली, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ इस न्यूक्लियस का, कंपोनेंट्स बताने का मकसद ये है कि उन्होंने स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो अगर मैं सारे कंपोनेंट बता दूं, कंपोनेंट से मुराद किसके अंदर क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमने उनके नाम लिखे हैं, उनको डिफाइन भी किया है। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस की बाउंड्री है। अब न्यूक्लियस की भी तो कोई बाउंड्री होगी ना, ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की भी कोई बाउंड्री होगी। ये जो बाउंड्री है इसको हम न्यूक्लियर का एनवेलप भी कहते हैं। और ये कंप्लीट बैरियर नहीं है, ऐसा ही नहीं कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर नहीं आने दे रहा होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट बैरियर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताती हूँ। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है जिसकी हेडिंग तुमने डाली है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और इसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। उसके अलावा अभी हमने बात की कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट बैरियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, पोर्स, सुराख, और ये बने होते हैं न्यूक्लियोपोरिन नामी प्रोटीन के। इस वजह से ये सर्टेन सब्सटेंसेस को अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करने देते हैं, इसलिए ये कंप्लीट बैरियर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। न्यूक्लियस साइलेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडीज हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। और ये एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक और बात उन्होंने की हुई है कि ये जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपेयर कर जाता है सेल डिवीजन के दौरान, और फिर सेल डिवीजन जब हो जाती है, सेल जब डिवाइड कर जाता है तो ये दोबारा आ जाता है। और न्यूक्लियोलस का मेन काम राइबोसोम्स बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर का एक और कंपोनेंट है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क बना है धागों जैसे स्ट्रक्चर से, न्यूमेरस फाइन स्ट्रैंड्स, और इसको हम न्यूक्लियर रेटिक्यूलम भी कहते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसे ऐसे धागे टाइप का स्ट्रक्चर यू कैन अभी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल में ही पाया जाता है। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो क्रोमैटिन नेटवर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन नेटवर्क क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। वो हम आगे जाके बात करते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल में दो चीज़ें आ जाती हैं, डीएनए और हिस्टोन। बार बार देखो और बार बार इसको याद करो, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है, और लॉन्ग भी इंशाल्लाह ताला आएगा अगर आसान लग रहा है तो। फिर है क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन मटेरियल क्वाइल करता है और कंडेंस हो जाता है धागे धागे स्ट्रक्चर। क्वाइलिंग कंडेंसिंग के बाद क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे जो ये इसका आर्म स्ट्रक्चर है और ये इसका सेंट्रोमियर वाला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंट्रोमियर टू एंड इज कॉल्ड द आर्म। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंट्रोमियर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। और क्रोमोसोम आर्म्स आर जॉइंड, आर्म्स ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म, आर्म्स आर जॉइंड एट अ कंस्ट्रक्शन कॉल्ड द सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है और ये आर्म है, इतना याद रखो। और क्रोमोसोम का नंबर हर स्पेशी टू स्पेशी वेरी करता है। इंसानों में 46 हो गया और डिफरेंट उसमें डिफरेंट हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जीन्स। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स है जिनको हम जीन्स कहते हैं। और जो जीन की पोजीशन है क्रोमोसोम पे उसको हम जीन लोकस कहेंगे। जीन का मेन मकसद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरी करना होता है। अच्छा, इसके डायग्राम मेरी बुक में बहुत मुश्किल हो तो आप लोग इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ कोई अच्छी सी डायग्राम। ये एक डायग्राम मुझे समझ आ रही है जो आप बना सकते हैं, वरना देयर आर मैनी। आप इसमें से कोई भी देख लें जो आपको आसानी से अच्छी से समझ में आ जाए तो वो बना लें। डायग्राम का मकसद ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स आपने मेंशन किए वो सब उसमें आ रहे हों, ठीक है। अभी हमने चैप्टर 3 के सॉल्व किए बहुत ही जल्द, बल्कि मैं अभी ही वीडियो बना लूँगी एंड आई अपलोड इट जब मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अल्लाह हाफिज़।